वरदान क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा राजस्थान कक्षा 6 जिसका अध्याय है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसके बारे में अपन जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने किसका अध्ययन किया था कि राजस्थान के जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप क्या था, कैसी व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में हमने जाना था, अध्ययन किया था। और अब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, भौतिक स्वरूप की जानकारी लेते हैं। राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जलवायु कैसी है, इन सब से संबंधित अपन इसका अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। विविधता लिए हुए है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राजस्थान को दो हिस्सों में बांटने वाली पर्वतमाला है अरावली, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। राजस्थान का जो पश्चिम भाग क्या है, मरुस्थल है पूरा, और दक्षिण पूर्वी भाग अपन देखो राजस्थान को नक्शे में ध्यान रखो, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी है उसको पूरा आप दिमाग में रखो। पूर्व किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ है, तो देखो इसमें दक्षिण पूर्वी भाग कैसा हमारा पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभक्त किया है। किसके आधार पर? भू संरचना के आधार पर। पहला थार मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र है, फिर अरावली पर्वत पूर्व का मैदान, अरावली के जो पूर्व की तरफ पूर्वी मैदान आ गया, और दक्षिण पूर्व जो नीचे का साइड है वो पठार के रूप में है, दक्षिण पूर्वी पठार। तो कितने भागों में बांटा है? 4। पहले पढ़ते हैं थार मरुस्थल के बारे में। भारत की पश्चिम सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक, अरावली जो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करी है, तो अरावली के जो पश्चिम का पूरा हिस्सा है ना, और राजस्थान के जो नक्शे के जो पश्चिमी भाग है वहां तक का जो पूरा हिस्सा कौन सा? थार का मरुस्थल है। इसको हम कौन सा मरुस्थल कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। यह राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है। ये जो थार मरुस्थल है ना पश्चिम की तरफ, कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में लगभग 61% भूभाग पर मरुस्थल है। राजस्थान का जितना भूभाग है उसका 61% पे मरुस्थल है, और 12 जिलों में ये फैला हुआ है थार मरुस्थल। यहाँ राजस्थान के लगभग कितनी जनसंख्या पर निवास करती है? 40% जनसंख्या थार के भूभाग में निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा कहलाता है? राजस्थान का थार मरुस्थल, जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 12 जिलों में फैला हुआ है, 61% भूभाग पर, और 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसको, कौन कौन से जिलों को कहा जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इसको रेतीली मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल की श्रेणी मिली है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में हम धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, अब इसको अपने यहाँ के जो मरुस्थल है ना उसको भी अलग अलग मतलब उसकी विशेषताओं के आधार पर हमने बांट दिया है। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रभावी प्रदेशों में हमने इसको विभक्त कर दिया है। अलग अलग हिस्सों में इसको विभक्त किया है। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग ऊपरी क्षेत्र है, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंत प्रवाही प्रदेशों में हमने इसको विभक्त किया है। इन भागों में इनकी मरुभूमि की विशेषताओं के आधार पर किया है। अरावली पर्वत, अब दूसरा अपने भौतिक भाग कौन सा है? अरावली। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से, नीचे से देखना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य में लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। अपन कहाँ से बोलना चालू कर रहे हैं? दक्षिण पश्चिम से इसका फैलाव है उत्तर पूर्व की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की इसका फैलाव है। ये कुल भूभाग के 9% भाग पे फैला हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है
जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर दिल्ली रायसीना, इसका मतलब विस्तार देखते हैं अपन कहाँ से कहाँ तक है। तो दक्षिण में कहाँ से है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसीना पहाड़ी है ना, वहाँ तक है। 692 किलोमीटर विस्तृत है। राजस्थान का अरावली भूभाग 692 किलोमीटर विस्तृत है, जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना तक स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करती है राजस्थान को, एक तो पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान, ये बीचों बीच है, जिसके कारण राजस्थान 2 भागों में विभक्त हो जाता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। सबसे उच्च भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की जो फैली दूरी है उसको एक बार फिर से अपन देख ले, 692 किलोमीटर। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। खनिज जो अरावली भूभाग है ना, वहाँ से अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। यानी जो बीच में अरावली आ गई है तो क्या है, अब जो मरुस्थल है ना वो पूर्व की तरफ रुक गया है, ये पश्चिम की तरफ ही है। यह इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। जितनी भी राजस्थान में नदियाँ हैं उसका अधिकांश उद्गम स्थल कौन सा है? ये अरावली पर्वतमाला है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। जो अरावली पर्वत आने वाली हवाओं को रोककर यहीं पे बारिश करवा लेती है राजस्थान में। कहाँ? पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा गया है। अरावली को क्या कहा गया है? राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ये कहाँ है गुरु शिखर? सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कहाँ है गुरु शिखर? सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है, जो सिरोही के माउंट आबू स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा गया है। ठीक है, तो अब एक बार राजस्थान का भौतिक प्रदेश अपन देखते हैं नक्शे में। देखो ऊपर घग्गर का मैदान, ये जो क्षेत्र है जो अरावली का है, अरावली क्षेत्र जो 9% भूभाग पे फैली गई है, और ये जो सारा है 61% भूभाग पर फैला हुआ है। ये जो पूरा मरुस्थल प्रदेश है, अरावली के पश्चिम की तरफ सारा मरुस्थलीय भाग है जो 61% भूभाग पे फैला हुआ है। तो इस एरिया को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा गया है। यहाँ किसी प्रकार के बालू का दौरे अपने को देखने को नहीं मिलते हैं ना, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा गया है। तो और ये सारा जो बीच का है अरावली क्षेत्र का है। इधर पूर्व का मैदान आ गया इधर, और ये इधर आ गया हाड़ौती का पठार। ये क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में। तो राजस्थान को कितने भूभागों में विभक्त किया था अपन ने? 4 भूभाग में विभक्त किया, 1 2 3 4। अब अपन देखते हैं आगे पूर्वी मैदान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग में क्या क्या आता है? चंबल नदी, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का पूर्वी मैदान किन किन नदियों से निर्मित है? चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियाँ। चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भूभाग पे फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है पूर्वी मैदान? जो पूर्वी मैदान है वो 23% भूभाग पे फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पे? 23। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, चंबल नदी के आसपास कोटा से लेके धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अप्रदन के कारण अत्यधिक क्या हो गया? उबड़ खाबड़ हो गया। चंबल नदियाँ चलती है ना, चंबल नदी निकल चलती है तो कहाँ से? कोटा से लेकर जो धौलपुर वाला एरिया है ना, वो पूरी तरह से उबड़ खाबड़ हो गया है। इस क्षेत्र को चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि, बेडलैंड के नाम से जाना जाता है। बीहड़ क्षेत्र कौन सा है? कई बार पूछ लिया जाता है ना, बीहड़ या डांग क्षेत्र या उत्खात भूमि या बेडलैंड कौन सी है? जो नाली अप्रदन वाला है। नाली अप्रदन वाला क्षेत्र कौन सा है? चंबल नदी का जो कोटा से लेकर धौलपुर तक वाला एरिया है ना, वो पूरी तरह से उबड़ खाबड़ वाला एरिया है ना, बहाव के कारण। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? बीहड़, डांग
या उत्खात भूमि कहते हैं। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में राज्य का 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। देखो ये 23% भूभाग पर फैला हुआ है, लेकिन जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। या जनसंख्या 23% भूभाग पर कितना रह रही है, 40% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है राजस्थान का ये, जो पूर्व मैदानी भाग है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदान भाग है। देखो ये तो पूर्व की तरफ हो गया, जो बनास है, चंबल है और उसके बाणगंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आए तो अपन क्या है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में। बांसवाड़ा से कौन सी माही नदी है, उसकी सहायक नदी आसपास बहती है, उनसे निर्मित मैदान भाग है। माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। माही का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, माही का मैदान तो माही नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको 56 का मैदान क्यों कहा जाता है? 56 का मैदान क्योंकि यह छोटे मोटे 56 गांव का समूह है और नदी नालों है जिससे निर्मित है इस भूभाग को। इसको 56 का मैदान कहा जाता है। 56 गांव और 56 नदी नालों का समूह है, जिसके कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। माही का मैदान, 56 का मैदान, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ माही नदी के आसपास वाला जो निर्मित एरिया उसको कहा जाता है। अब है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता था। यहाँ हाड़ौती बोली भी बोली जाती है। राज्य के लगभग 60% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र का अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। ये कितने प्रतिशत भूभाग पे है? 7। देखो मरुस्थल 61% भूभाग पे फैला हुआ है ना। और अरावली 9% भूभाग पे और 23% भूभाग पे मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है। और 7% पर जो हाड़ौती पठार है वो 7% भूभाग पे अपना फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी मध्यम काली प्रकार की है, जो बहुत ही उपजाऊ है। राजस्थान का अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया और आबू पठार। और पठार कौन से हैं? सिरोही जिले में उड़िया और आबू पठार। उदयपुर और राजसमंद में स्थित बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद में। एक बार फिर से देख ले, उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही। उड़िया और आबू दो पठार कहाँ है? जीके की दृष्टि से थोड़ा सा अपन लर्न कर ले। उड़िया और आबू कहाँ है? उड़िया आबू सिरोही। बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद है, इधर है बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपर माल ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। और उदयपुर और प्रतापगढ़ में से लसाड़िया का पठार। लसाड़िया देखो एक बार हम देख लेते हैं। सिरोही में किसका है? उड़िया और आबू। उड़िया और आबू पठार कहाँ है? सिरोही, है ना। और बोराट का पठार कहाँ है? बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और ऊपर माल पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में जो है उसको कहते हैं ऊपर माल का पठार। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच को क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार। और उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच को लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में है लसाड़िया का पठार। जलवायु व ऋतु चक्र। अब हम यहाँ के अपन राजस्थान के जलवायु के बारे में जानेंगे। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थिति, समुद्र से इसकी दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार के जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? 5 प्रकार की, है ना। जो ऊपर जो हमने कारण दिया, इन सब कारण यहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में कैसी जलवायु है? शुष्क और अर्ध शुष्कीय मरुस्थलीय जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? सूखी यानी शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वही अरावली
अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु। जैसे अरावली में जयपुर और उत्तर पूर्व वाले जो जिले हैं ना, वहाँ उप आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देखो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। देखो पहली कौन सी थी, शुष्क और अर्ध शुष्क, है ना, ये किसे, ये मरुस्थल में पाई जाती है। फिर अपन ने देखी थी उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जयपुर और उत्तर पूर्व की तरफ पाई जाती है। तीसरा अपन ने पढ़ा था आर्द्र जलवायु, यह आर्द्र जलवायु, आर्द्र हमने कहाँ पढ़ी थी, देखो सवाई माधोपुर से अपन कहाँ तक ले जा सकते हैं, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, ठीक है। अब चौथा अपन ने बांसवाड़ा, दक्षिण बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में, देखो एक सेकंड दोबारा देखते हैं अपन। देखो शुष्क अर्ध शुष्क एक होगी, है ना, और अरावली के पूर्व जयपुर उत्तर पूर्व जिलों में उप आर्द्र दूसरी होगी। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, ठीक है। दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व जो झालावाड़ जिले हैं ना, उसमें कौन से अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु। तो अब आप समझ लो कि इसको माना 2 नंबर अपन ने, ठीक है। 3 4 5 शुष्क अर्ध शुष्क दूसरी, तीसरी उप आर्द्र, फिर आर्द्र, फिर अति आर्द्र, है ना। अति आर्द्र कौन सा, जो दक्षिण वाला जो बांसवाड़ा ये वाला जो एरिया है ना, वहाँ झालावाड़ बहुत अधिक मात्रा में यहाँ वर्षा होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जयपुर उत्तर पूर्वी भाग में उप आर्द्र, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर जो बीच का हिस्सा है वहाँ आर्द्र, और दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व जो झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेमी होती है। यहाँ वर्षा कितनी होती है, लगभग 100 सेमी। अति आर्द्र जिला है कौन सा है, जो बांसवाड़ा और झालावाड़ वाला है, 100 सेमी तक वर्षा होती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है, यदि औसत अवस्था को देख के अपन देखें तो राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क जलवायु वाला ही माना जाएगा। यदि औसत अपन निकाले ना, सिर्फ ये दक्षिण वाले एरिया है या बीच आसाम वाला एरिया, यहाँ बारिश ठीक है, लेकिन बाकी की जगह पे बारिश इतनी अच्छी नहीं होने के कारण हम इसको औसत रूप में शुष्क एरिया ही मानेंगे। राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई गई है ग्रीष्म, जैसे मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। यानी 3 ऋतुएं मानी है। मार्च है, मार्च से जून तक का जो महीना वो गर्मी वाला होता है, और जुलाई से सितंबर तक वाला जो महीना है उन्होंने बारिश का वर्षा का माना है, और फिर अक्टूबर से फरवरी तक का क्या है, सर्दी का मौसम माना गया, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। गर्मी में तापमान 30 से 40 डिग्री से अधिक ही रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों का तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी भी होती है। अतः राज्य मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रात होते ही मिट्टी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। इसका क्या होगा कि दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक इसमें पाया जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। जो मरुस्थल प्रदेश का जो माउंट आबू क्षेत्र है, इस ऋतु में मरुस्थल प्रदेश के अरावली क्षेत्र का जो माउंट आबू क्षेत्र है, माउंट आबू, ये सबसे ठंडा स्थान इस समय रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को हम लू कहते हैं कि लू चल रही है। लू क्या है, अत्यधिक गर्म और धूल भरी हवाएं हैं। कभी कभी इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। लू राजस्थान में जो पश्चिम मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी इसमें हो जाती है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में हो जाती है। किस समय, जुलाई से सितंबर के बीच में। जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है,
यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से मानसून में वर्षा होती है। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो कौन सी खाड़ी से आती है? अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले हवाओं से आती है। बंगाल खाड़ी और अरब सागर दोनों ही हवाओं से शाखाओं के जो मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है, लेकिन अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। बंगाल की खाड़ी अपन नक्शे में देखें तो पूर्वी राजस्थान की तरफ इसकी क्या होती है? ज़्यादा बारिश करती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है, और अरब सागर से कहाँ होती है? दक्षिण राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से, और दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेमी में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना गया है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला किसको माना गया है? झालावाड़, जहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, लगभग 10 सेमी वर्षा ही होती है, सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। तो सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। और सबसे शुष्क जिला वर्षा के क्षेत्र में माने तो जैसलमेर, 14 सेमी से भी कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू, जहाँ औसत 150 सेमी वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जो 150 सेमी वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, यानी दक्षिण पूर्व से सर्वाधिक झालावाड़ जिला ना, इधर से चालू होते होते जैसलमेर तक जाते जाते कम होती रहती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से वर्षा कम होती है। ये एक विभाजन रेखा है, तो बारिश का भी विभाजन कर देता है कि पूर्व की तरफ 50 सेमी से औसत निकाले सेंटीमीटर से अधिक, और इसमें 50 सेमी से भी कम वर्षा होती है। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम चला जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा भी हो जाता है। गर्मी में वैसे भी ठंडा स्थान है, और ऊंचाई के कारण सर्दी में और अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है, और उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से ठंड बहुत बढ़ जाती है। उत्तर भारत में जो शीत लहर चलती है उससे क्या है? राजस्थान में भी ठंड बढ़ जाती है। अब है मावट किसे कहते हैं अपन? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। शीत ऋतु में जो अपनी पश्चिमी विक्षोभ या मावट कहते हैं, जो शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है शीत ऋतु के समय, ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित, ये चक्रवात के द्वारा पश्चिम विक्षोभ से क्या होता है कि ये चक्रवात होता है जो भूमध्य सागर से उठ आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। जो ये मावट होती है ना, जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है ना, वहाँ ये वर्षा होती है जो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात के कारण होती है। यह वर्षा गेहूं की फसल, इस वर्षा से गेहूं की फसल को बहुत अधिक लाभ मिलता है। अब है अकाल और मरुस्थलीकरण क्या है? राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है, जिसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना, यानी समय पर नहीं होना, थोड़ी कम बारिश होना, ये सब कारण अकाल पड़ता है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति आ जाती है। इसे अकाल कहा जाता है। अकाल का मतलब क्या है? पीने का पानी नहीं है, पशु पक्षियों के लिए चारा नहीं है, मनुष्यों के लिए अनाज नहीं है, पेयजल की कमी हो गई है, ये इसको हम अकाल कहते हैं। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह से विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है या भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है। जैसे पहले टांका, कुआं, इस तरह से पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था, तो आज उस तरह से वो पानी का मतलब मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण भी जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो रही है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण क्या है? उपजाऊ भूमि है जो भौतिक दशाओं और जो मानवों के द्वारा किए जाने कार्यों के द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में बदल रही है, तो उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण के द्वारा इसको हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप हमारी वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।